राष्ट्रीय आय अक्सर इसी टॉपिक में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ना? पर अब नहीं। चलिए आज इसके 8 सबसे जरूरी सवाल जवाब को समझते हैं। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। राष्ट्रीय आय को मापने के जो मुख्य तरीके हैं, पहले उन्हें समझते हैं। हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड की विस्तार से व्याख्या करें। उत्तर, परिचय। उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि या औद्योगिक उद्गम विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा के भीतर प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा किए गए उत्पादन में योगदान को जोड़कर लगाया जाता है। अवधारणा: मूल्य वृद्धि से अभिप्राय है कि एक उत्पादक ने अपनी आगतों के मूल्य में कितनी वृद्धि की है। मूल्य वृद्धि इज इक्वल्स टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। गणना के चरण: चरण 1, उत्पादक उद्यमों की पहचान और वर्गीकरण। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक उद्यमों को 3 मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। चरण 2, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि का अनुमान। प्रत्येक क्षेत्र द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है। GVAMP इज इक्वल्स टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये तरीका कहता है कि देश में जो कुछ भी बना उसकी सीधी सीधी कीमत नहीं जोड़नी है, नहीं, बल्कि ये देखना है कि हर स्टेप पर, हर पड़ाव पर कितनी वैल्यू ऐड हुई है। जैसे मान लीजिए एक किसान ने 500 रुपए का गेहूं उगाया, मिल वाले ने उसे पीसा और 700 रुपए का आटा बना दिया, तो मिल वाले ने कितनी वैल्यू बढ़ाई? 200 रुपए। बस इसी बढ़ी हुई वैल्यू को जोड़ते जाना है। चरण 3, सकल घरेलू उत्पाद की गणना। GDP एट MP सभी क्षेत्रों के GVA एट MP का कुल योग है। चरण 4, राष्ट्रीय आय की गणना। GDP एट MP से राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित समायोजन किए जाते हैं: मूल्यह्रास घटाएं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाएं और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ें। सावधानियां: 1, पुरानी वस्तुओं की बिक्री खरीद को शामिल नहीं किया जाता। 2, स्व उपभोग के लिए किए गए उत्पादन का मूल्य शामिल किया जाता है। 3, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता। 4, जिस मकान में मालिक खुद रह रहा है उसका आरोपित किराया शामिल किया जाता है। तो जब हम हर सेक्टर की वैल्यू एडेड यानी बढ़ी हुई कीमत को जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है GDP, और फिर उसमें कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट करके हम पहुंच जाते हैं राष्ट्रीय आय तक। अब सबसे जरूरी है इसकी सावधानियां। याद रखना है कि हमें सिर्फ नई बनी चीजों को ही गिनना है। कोई पुरानी कार बिकी तो उसे नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो जब बनी थी तब गिनी जा चुकी है। हाँ, लेकिन अगर कोई किसान अपने परिवार के लिए ही अनाज उगाता है तो उसकी कीमत को जरूर गिना जाएगा। चलिए इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो सीधा प्रकृति से जुड़ा है, जैसे खेती या खदानें। द्वितीयक क्षेत्र मतलब जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलता है, जैसे कि फैक्ट्रियां। और तृतीयक क्षेत्र यानी जो सेवाएं देता है, जैसे बैंक, ट्रांसपोर्ट या स्कूल। तो ये तो हुआ उत्पादन का तरीका। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, मतलब खर्च का तरीका। तो हमारा दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि की विस्तार से व्याख्या करें। उत्तर, परिचय। व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय को एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर किए गए कुल व्यय के रूप में मापा जाता है। इसे उपभोग और निवेश विधि भी कहते हैं। प्रमुख घटक: इस विधि में कुल व्यय को 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। 1, निजी अंतिम उपभोग व्यय। 2, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। 3, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। 4, शुद्ध निर्यात। इसका लॉजिक तो और भी सीधा है। एक साल में देश में जो भी बना उस पर कुल कितना खर्च हुआ उसे जोड़ लो, बस। ये खर्च 4 लोग करते हैं। पहला C यानी हम और आप जैसे लोग। दूसरा G यानी सरकार का खर्च, जैसे सड़कें बनवाना। तीसरा I यानी कंपनियों का निवेश, जैसे नई मशीनें खरीदना। और चौथा है X-M यानी विदेशियों ने हमारे सामान पर कितना खर्च किया, उसमें से हमने उनके सामान पर जो खर्च किया वो घटा दो। गणना के चरण। 1, GDP एट MP का निर्धारण। GDP-MP इज इक्वल टू C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। 2, NDP-FC निकालना। 3, NNP-FC निकालना। सावधानियां: 1, मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए गए व्यय को शामिल नहीं किया जाता। 2, हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया जाता। 3, पुराने शेयर और बॉन्ड्स खरीदने पर किए गए व्यय को शामिल नहीं किया जाता। तो जब हम इन चारों खर्चों को जोड़ देते हैं, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है GDP बाजार कीमत पर,
लेकिन यहां भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि पेंशन या स्कॉलरशिप, इनको नहीं गिरा जाता। क्यों? क्योंकि इनके बदले में कोई सामान या कोई सर्विस तो नहीं दी जा रही ना। ये तो बस एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसे का ट्रांसफर है। इसी तरह पुराने शेयर खरीदने का खर्च भी शामिल नहीं होता, क्योंकि उससे देश में कोई नया उत्पादन नहीं हो रहा है। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। C मतलब कंजम्पशन, G मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, I मतलब इन्वेस्टमेंट और X माइनस M मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। यही है व्यय विधि का सार। तो अब हमें तरीके तो पता चल गए हैं, तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये सारा हिसाब किताब इतना जरूरी क्यों है और इसमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारा अगला सवाल यही है, राष्ट्रीय आय लेखांकन किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व क्या है? उत्तर: राष्ट्रीय आय लेखांकन समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक कार्यकलापों को मापने और उनका सांख्यिकीय रिकॉर्ड रखने से संबंधित है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व: 1. अर्थव्यवस्था की संरचना का ज्ञान। 2. आर्थिक नीति निर्माण में सहायक। 3. आर्थिक विकास का मापदंड। 4. अंतर्राष्ट्रीय तुलना। 5. आय के वितरण की जानकारी। 6. जीवन स्तर का सूचक। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का सीधा सा मतलब है एक तरह से पूरे देश की अकाउंटिंग करना, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सरकार के लिए एक हेल्थ रिपोर्ट की तरह काम करती है। इसी से पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या नहीं, कौन सा सेक्टर कैसा काम कर रहा है। इसी के आधार पर नीतियां बनती हैं और इसी से हम दूसरे देशों से अपनी तुलना भी कर पाते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। मतलब क्या जोड़ना है और क्या छोड़ना है। उत्तर: राष्ट्रीय आय में शामिल की जाने वाली मदें हैं दलालों का कमीशन, स्व उपभोग के लिए उत्पादन, मालिक के स्वयं के कब्जे वाले मकानों का आरोपित किराया, नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान और मुफ्त सेवाएं। और जो शामिल नहीं किया जाता वो हैं हस्तांतरण आय, पुरानी वस्तुओं का मूल्य, वित्तीय संपत्तियों की बिक्री, गैरकानूनी आय, आकस्मिक लाभ और गृहिणी की सेवाएं। देखिए, इसका एक गोल्डन रूल है, सिर्फ वही आय गिनी जाएगी जिसके बदले में कोई उत्पादक सेवा दी गई हो। जैसे एक ब्रोकर कमीशन लेता है क्योंकि उसने घर खरीदने बेचने में मदद की, एक सेवा दी है। लेकिन लॉटरी जीतना तो सिर्फ किस्मत है, कोई काम तो नहीं है। इसीलिए लॉटरी से हुई कमाई को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। चलिए अब दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो सुनने में बड़े आसान लगते हैं, पर राष्ट्रीय आय में इनका मतलब बहुत गहरा और जरूरी है। पहला सवाल है, किसी देश की घरेलू सीमा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: अवधारणा: आम भाषा में घरेलू सीमा का मतलब देश के मानचित्र से होता है, लेकिन राष्ट्रीय आय लेखांकन में इसका अर्थ बहुत व्यापक है। इसे आर्थिक सीमा भी कहा जाता है। घरेलू सीमा के विस्तृत घटक: 1. राजनीतिक सीमाएं। 2 या अधिक देशों के बीच चलने वाले जहाज या वायुयान। 3. मछली पकड़ने वाली नौकाएं, तेल और प्राकृतिक गैस के रिग्स। 4. विदेशों में स्थित भारत के दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैन्य शिविर। मतलब साफ है, घरेलू सीमा का मतलब सिर्फ देश का नक्शा नहीं है, बल्कि ये एक आर्थिक सीमा है। इसको ऐसे समझिए, अमेरिका में जो भारत का दूतावास है वो आर्थिक रूप से भारत का हिस्सा माना जाएगा, और भारत से अमेरिका जाने वाला एयर इंडिया का जहाज भी भारत की ही आर्थिक सीमा में गिना जाएगा। ये वो पूरा इलाका है जहां हमारे देश के लोग, सामान और पैसा आज़ादी से आ जा सकते हैं। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, अगर घरेलू सीमा ये है तो फिर सामान्य निवासी कौन है? उत्तर: परिभाषा: एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो साधारणतः उस देश में निवास करता है और जिसका आर्थिक रुचि का केंद्र उसी देश में निहित होता है। सामान्य निवासी होने की दो अनिवार्य शर्तें हैं। 1. निवास की अवधि: वो व्यक्ति उस देश में 1 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहा हो। 2. आर्थिक रुचि का केंद्र: उस व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियां जैसे कमाई, खर्च और संचय उसी देश में होती हों। कुछ लोगों को सामान्य निवासी नहीं माना जाता, जैसे विदेशी पर्यटक, सीमा पार श्रमिक और दूतावासों के कर्मचारी। यहाँ नागरिकता यानी सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही है। सामान्य निवासी वो है जो 2 शर्तें पूरी करे। पहला, 1 साल से ज्यादा समय से देश में रह रहा हो, और दूसरा, यहीं कमाता हो, यहीं खर्च करता हो और यहीं बचाता हो। तो एक विदेशी जो भारत में कंपनी में काम कर रहा है वो भारत का सामान्य निवासी है, लेकिन एक भारतीय जो इलाज के लिए कुछ महीने अमेरिका गया है वो भारत का ही सामान्य निवासी रहेगा। सारी बात आर्थिक रुचि के केंद्र की है।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इसमें हम एक बहुत बड़ी गलती और आय को मापने की तीसरी और आखिरी विधि को समझेंगे। ये एक क्लासिक सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है। दोहरी गणना की समस्या किसे कहते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर: दोहरी गणना की समस्या। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय यदि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को एक से अधिक बार गिन लिया जाता है तो इसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसान के गेहूं, मिल मालिक के आटे और बेकरी वाले की ब्रेड के मूल्य को जोड़ दें तो कुल 2200 रुपये होगा, जो गलत है। दोहरी गणना से बचने की विधियां हैं। 1. अंतिम उत्पाद विधि। इसके अनुसार केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाना चाहिए। 2. मूल्य वृद्धि विधि। इस विधि में उत्पादन के प्रत्येक चरण पर केवल जुड़े हुए मूल्य को जोड़ा जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण को ध्यान से देखिए। जो ब्रेड 1000 रुपए की है, उसकी कीमत में 700 रुपए का आटा तो पहले से ही जुड़ा हुआ है और उस आटे में 500 रुपए का गेहूं भी जुड़ा है। अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो गेहूं की कीमत 3 बार जुड़ जाएगी। यही है दोहरी गणना। तो इससे बचने के 2 तरीके हैं। या तो सिर्फ आखिरी चीज यानी ब्रेड की कीमत गिनो, या फिर हर स्टेज पर जो वैल्यू बड़ी है सिर्फ उसे जोड़ो। दोनों से जवाब बिल्कुल सही आएगा। और अब हमारा आखिरी सवाल और राष्ट्रीय आय मापने की तीसरी विधि, आय विधि की विस्तार से व्याख्या कीजिए। उत्तर: परिचय। आय विधि को कारक भुगतान विधि भी कहते हैं। इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले मिलने वाले भुगतानों के योग के रूप में राष्ट्रीय आय मापी जाती है। घरेलू आय के प्रमुख घटक हैं: 1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक। 2. प्रचालन अधिशेष, जिसमें लगान, ब्याज और लाभ शामिल हैं। 3. मिश्रित आय। गणना के चरण: पहले इन तीनों को जोड़कर शुद्ध घरेलू आय ज्ञात करते हैं। फिर उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। सावधानियां: हस्तांतरण आय, पूंजीगत लाभ और अवैध आय को शामिल नहीं किया जाता। ये तरीका शायद समझने में सबसे आसान है। ये कहता है कि अगर देश में 100 रुपए का उत्पादन हुआ है और 100 रुपए का ही खर्च हुआ है, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी की जेब में 100 रुपए की आय भी तो हुई होगी। तो बस सबकी आय को जोड़ लो। इसमें 3 तरह की आय होती है: कर्मचारियों की तनख्वाह, कंपनियों का मुनाफा, किराया और ब्याज, और जो लोग खुद का काम करते हैं उनकी मिलीजुली आय। इन सबको जोड़ दीजिए और देश की आय पता चल जाती है। ये प्रस्तुति छात्र हित में बनाने के लिए हम मुकेश कुमार जैन जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, का धन्यवाद करते हैं।